गुड मॉर्निंग बच्चों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास के बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। कैसे देख पाते हैं आखिर उसको? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। हाँ, बहुत बढ़िया। वो होता क्या है, आपका एक स्रोत होता है, एक सोर्स होता है जिसके कारण आप उस वस्तु को देख पाते हैं। इसमें आपका बल्ब भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप उसको देख पाते हैं। लेकिन क्या यही रीज़न काफ़ी है? काफ़ी है। यदि मान लो कोई व्यक्ति अंधा है, क्या उस वस्तु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक आवश्यक है प्रकाश और दूसरा है नेत्र या कैमरा, जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होता है। तो सबसे पहले जिसके कारण से वो वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, पहले उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, लाइट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? आप लोग 7, 8, 9 में भी पढ़े जाने होंगे इसके बारे में, है ना। क्या है ये? ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यही है ना। आज हम लोग थोड़ा सा इसका फंक्शन और इसका रेंज भी देखेंगे, एक्चुअली क्या ये कर सकता है। ठीक है, इसका क्या क्या विशेषता होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है ना। चलिए, क्या केवल इतना ही काफी है काफी? चलो इसका हम डिस्कशन ऐसे करते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और क्या है? क्या करता है ये? वस्तुएं दृश्य बनाता है। और क्या करता है? इसकी गति तो आप लोग जानते ही होंगे, कितना? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करने का रीज़न है, आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रहेगा इसका सारा फंक्शन। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? कितना? 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई देता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग का। और यदि आप पेन से उसको ऐसे करें तो आप में उसको क्या 7 रंगों को देख सकते हैं। जो सबसे छोटा वाला होता है बैगनी, बैदानिया पिनाला, या फिर प्योर में सब आ जाता है। ठीक है, और जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है वो क्या? लाल। मतलब यही श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, बैगनी से लेके लाल रंग का। जो सबसे कम होता है वो 4000 एंगस्ट्रम, और जो सबसे अधिक होगा वो कैसा? 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या करता है? तो उसमें दृश्य बनाता है। ये कितने चाल से? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। और सबसे बड़ी खासियत ये कि इसको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम आवश्यक नहीं होता, चलने के लिए। इसका रंग कैसा होता है? तो श्वेत, 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तरंग जो है, ठीक है, प्रकाश सामान्य रूप से ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मान्यता है, लेकिन सामान्यतः 3
थ्योरी इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। जनरली आपको दो पढ़ना है, वो कौन कौन सा, जो एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रे का, ठीक है, और दूसरा होता है वेव का। मतलब ये एक तरंग के रूप में भी गुजरता हुआ माना जाता है और किरण के रूप में भी गुजरता हुआ माना जाता है। तो प्रकाश का जो प्रवर्तन है वो हम लोग रे डायग्राम के आधार पर डिस्कस करेंगे। आगे जब अगली कक्षा में आप लोग प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे तरंग प्रकाशिकी में आपको तरंग आधार पे भी प्रकाश के गुणों को अध्ययन करने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग रे डायग्राम के आधार पे प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रकाश पहले देखिए तो ऊर्जा का स्रोत है, वस्तुएं देश से बनाता है, इतनी चाल से गमन करता है, इसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 7800 के बीच होता है ना। और ये दो रूपों में गमन कर सकता है, इसका एक दो रूपों में गमन कर सकता है, मतलब कि अलग अलग वैज्ञानिकों की अपनी मान्यताएं थी, ठीक है। हाइगेंस बताएं कि वेव के आधार पर जाता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक का मानता था कि वो किरण के रूप में आगे की ओर जाती है, इसके रूप में, किरण के रूप में। और न्यूटन साहब का मानना था, वो 1675 में इस पे डिस्कशन किए थे लाइट पे, तो वो बोले थे कि ये कणों के रूप में जाता है, ठीक है। कणिका सिद्धांत भी उनको पढ़ने में मिलेगा, लेकिन आगे की क्लास में। आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे रे डायग्राम के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन से पहले दो और भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है। एक हमारा सिलेबस में पूछा जाता है दीप्त वस्तुएं और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। तो साधारण अवस्था में उसको कैसे याद रखेंगे, जहां से भी प्रकाश जो है वो क्या स्वतः प्रज्वलित होती है। स्वतः प्रज्वलित किस किस से होगा, सूर्य से होता है, ठीक है। और कौन सा ले सकते हैं बताने के लिए, बल्ब का ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं, मतलब प्रकाश का स्रोत ले सकते हैं, तारा का बोल सकते हैं, है ना। तो जो मतलब जहां से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होगा वो दीप्त वस्तुओं में आता है, और जहां से प्रकाश स्वतः उत्पन्न ना हो वो अदीप्त वस्तुएं। जैसे आसपास की जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही ना, ये क्या कर रही है, प्रकाश को परावर्तित कर रही है। तो जो परावर्तित करे वो अदीप्त में आती है, मतलब कि इसके पास अपना कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश के पहले गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रकाश किसी माध्यम में कैसे गुजरता है और पहले कौन से नेचर को शो करता है। तो देखिए, मान लो सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह है ना भाई, है कोई ट्रांसपेरेंट तो नहीं ना है, पारदर्शी, कि इस ग्रह के उस पार दिख रहा है, इस पार से उस पार। मान लो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी से इस छोर से उस छोर तक दिख रहा है, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि प्रकाश जो विभिन्न ग्रहों तक पहुंच रहा होगा, 8 तक, ठीक है, वो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए ग्रह यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इधर उधर। तो जब प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है कि यहाँ से निकल जाएगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है भाई, ऑफिशियली कर रहा होगा। तो जो सबसे पहले प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है वो होता है परावर्तन। मतलब प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। उससे पहले हमको ये देखना है कि प्रकाश जब यहाँ से आसपास के क्षेत्रों में फैलता है या फिर बाहर निकलता है तो किन किन रूपों में गमन कर सकता है। तो किन किन रूपों में गमन कर सकता है प्रकाश, सिंपल सी बात है, जब आसपास का, तो ये वाला क्षेत्र तो दिख रहा है, ऐसा है या बोलिए, दिख रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, ग्रहों के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे क्षेत्र छोटा है, तो जो प्रोपोगेशन है वो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, पैरेलल, यानी कि प्रकाश किरणें जो है वो क्या पैरेलली गुजरती हैं। यदि कहीं पे आके मिल जाए तो क्या
इस रूप में मिल सकती हैं, कन्वर्जिंग बीम के रूप में, मतलब कि प्रकाश किरण किसमें, समांतर किरण पुंज के रूप में बढ़ती है, अपसारी किरण पुंज के रूप में बढ़ती है, और क्या तीसरा, किसी स्रोत से बाहर की ओर रिलीज हो रहा है, ऐसे मतलब डाइवर्ज हो रहा है, मतलब बाहर की ओर जा रहा है, मतलब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। यानी कि प्रकाश किसी माध्यम में ये प्रकाश पुंजों के रूप में बाहर निकलता है। हमारे कहने का मतलब है कि केवल एक सिंगल प्रकाश किरण आगे की ओर नहीं बढ़ता, वो गुच्छों में आगे की ओर बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। और ये किरण पुंज प्रकाश पुंज कितने रूपों में निकलते हैं, तो 3 रूपों में। यदि स्रोत नजदीक हो तो वो अपसारी और अभिसारी के रूप में होगा, मतलब कि जहाँ पे प्रकाश आकर मिलेगा वो आपका अपसारी किरण पुंज, जहाँ से बाहर की ओर निकलता प्रतीत होगा या बाहर निकलेगा वो अभिसारी किरण पुंज। और यदि स्रोत दूर हो जाए तो प्रकाश पुंज जो है वो समांतर रूप में हो जाती हैं, मतलब प्रकाश पुंज किसी भी स्रोत से 3 रूपों में गमन करते हुए प्रतीत होती है, एक समांतर किरण पुंज के रूप में, एक अपसारी के रूप में, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज के रूप में, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। चलिए, अब जब आगे की ओर जाएगा तो कौन सा नेचर शो करेगा, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साधारण सी बात है, जब प्रकाश किरण पुंज आगे की ओर बढ़ता है तो उसको 2 टाइप के ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ऊपर का जो ग्रह है एकदम स्मूथ है, चिकना है, जहाँ से पढ़ के टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा, ऐसा नहीं है ना। मतलब इसको 2 सरफेस मिलते होंगे, एक या तो प्लेन मिलता होगा या फिर कर्व्ड मिलता होगा, ऐसा ही ना। या तो समतल पृष्ठ होगा या फिर वक्र पृष्ठ, वक्र नहीं, खुरदुरा सतह बोल सकते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस, खुरदुरा सतह। दो तरह के मिल रहे होंगे। तो ऐसा समझिए, प्रकाश को जितना ज्यादा समतल पृष्ठ मिलेगा उसका परावर्तन उतना ही बेहतर होता है, और यदि पृष्ठ खुरदुरा हो, कर्वनेस ज्यादा हो, तो वहां प्रकाश जो है वो सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसकी शेष मात्रा जो है, ठीक है, वो अनियमित दिशा में परावर्तित होती है। यदि ऐसे पड़ रहा है तो कोई ज़्यादा एंगल से घूम जाएगा, कोई कम एंगल से घूम जाएगा। देखिए, मतलब इसका कोई निश्चित स्थान परावर्तन का नहीं होता है, बोल सकते हैं कोई निश्चित कोण परावर्तन का नहीं होता। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे हम लोग अब। चलिए, प्रकाश जब आगे की ओर, क्या कितना मिनट होगा, चलिए रुकिए थोड़ा सा। जब प्रकाश आगे की ओर बढ़ा तो पहला नेचर क्या शो किया, ये पहला नेचर शो किया परावर्तन का ही किया ना। अब जब बढ़ा तो 2 रूपों में देखने को मिला कि हमारी जो आगे वाली सतह होंगी वो दोनों हो सकती हैं, प्लेन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो प्लेन में कैसे रिएक्ट करेगा और कर्व्ड में कैसे करेगा। प्लेन में क्या देखें, मान लो एक बॉल ले लो, नीचे पड़का वो एकदम सीधे आता है, मतलब जितना एंगल पे गया उतना पे। मान लो हम खेत में खेलने चले गए, अब गेंद को जब पड़काते हैं तो वो नीचे नहीं, कभी इधर छटक के चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, मतलब उसका एंगल हमारा फिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे
लाइट क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश के परावर्तन की घटना ही क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होती है, ठीक है। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि आपका समतल पृष्ठ होगा तो वहां पे नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन होता है। मतलब प्रत्येक केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैल्यू सेम होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब कि खुरदुरे सतह पे अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू सेम नहीं होता है। फर्स्ट में यदि ये 30-30 हो तो अगला हो सकता है 40-50, ये 60-60 भी हो जाए, 90-70 भी हो जाए, है ना। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू फिक्स होता है लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब परावर्तन में कुछ हम लोग नियम देख लेते हैं कि फिक्स होता है। वो कौन कौन सा नियम है, तो पहला देखें कि जितना एंगल पे जा रहा था उतना ही एंगल पे ये बाहर निकल रहा था। मतलब यहाँ पे आई और आर क्या है, इक्वल है ना। तो हम पहला नियम में क्या बोल सकते हैं प्रकाश के परावर्तन में, कि जितना कोण पे प्रकाश आपतित होता है उतना ही पे परावर्तित होता है। ये हो गया मेरा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया मेरा परावर्तित किरण, सेम वही। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। तो बोले क्या कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, मतलब कौन सा कोण, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण मतलब कौन सा कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम में क्या बोलेंगे कि परावर्तित प्रकाश, फिर से दूसरा नियम में क्या, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो ऐसे भी याद रहेगा, है ना। अब देखिए इसका कुछ रूल, जब प्रकाश परावर्तित होगा तो वो कुछ न कुछ करेगा। वो क्या करता है, तो जब परावर्तित होकर हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है तो वो वस्तु दिखाई देने लगता है। अब ये दिखाई कैसे देगा, इतना यदि उतार लिए होंगे तो कैसे दिखाई देगा वो हम लोग देखते हैं ना। जब भी प्रकाश परावर्तित होती है तो उस वस्तु को देखने के लिए कम से कम हमको प्रकाश के 2 किरणों का आवश्यकता पड़ता है। यदि 2 प्रकाश किरण क्या करें, उस वस्तु पे पड़े और परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिले वही क्या करेगा, उस वस्तु के प्रतिबिंब को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक सिंगल प्रकाश है, सिंगल प्रकाश परावर्तित होकर निकल गया ना। अब हम क्या बोले, प्रतिबिंब के लिए 2 प्रकाश किरण चाहिए, है तो एक ना, दूसरा हमको और खींचना पड़ेगा ना। तो देखिए जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही वो शो करेगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा ट्रेंगुलर टाइप का है तो प्रकाश तो यहाँ से जा नहीं सकता है, या फिर मान लीजिए पतला है तो यहाँ से गुजरेगा। यदि मान लीजिए ऐसे सीधे है तो फिर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे सामने की ओर गया। अब 90 डिग्री पे आया है तो सब साधारण सी बात है 90 पे जाएगा भी, क्योंकि जितना पे आता है उतना ही पे जाता है। तो अब देखिए एक प्रकाश किरण मेरा ऊपर चला जा रहा है और एक मेरा इधर आ गया। इमेज बनने का संभावना है कहीं पे, नहीं है, क्योंकि उसको मिलना भी चाहिए। हम बताएं तो क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए मिला, देखिए तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा इमेज है या नहीं है, साधारण सी बात है। मतलब कि जब भी प्रकाश परावर्तन के गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि वहाँ पे फिक्स किसी ऑब्जेक्ट का क्या प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। जब भी प्रकाश का परावर्तन हो तो वहाँ पे उस वस्तु का प्रतिबिंब भी बना होगा, ठीक है। कैसे पता लगाएं, तो 2 प्रकाश किरणों को मिलाने से। अब आप लोग बताइए, बोलिएगा कि हो सर यदि प्रकाश किरण इधर गया है तब प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे गुजार लेंगे। अब देखिए प्रकाश किरण को क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पे
बढ़ा लीजिए, ये मतलब थोड़ा सा और खींचा जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, चलाया ना। देखिए अब जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, मतलब कि जहाँ से प्रकाश को ले जाना है आप ले जा सकते हैं, उसका इमेज उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो प्रकाश का परावर्तन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग क्या किए, एक समतल पृष्ठ का उपयोग किए। क्या खुरदुरे पृष्ठ में नहीं बनता होगा, यहाँ पे भी बनता है, ठीक है, लेकिन वही हमको तिरछी रेखाओं को भी मिलाना पड़ता है, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ भी प्रतिबिंब निर्धारण को क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को निर्धारित कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिबिंब, हमारा अगला टॉपिक आया किससे, इसके परावर्तन से। प्रकाश का जब भी परावर्तन होगा तो वहां पे वो प्रतिबिंब को बनाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, इमेज, प्रतिबिंब निर्धारण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब, इमेज, इमेज क्या है भाई, हम ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं, आजकल तो मोबाइल का फैशन हो गया है, तो मोबाइल में ही हम लोग देख लेते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। हमारा चेहरा उस ऐनक में कैसे आता है, वही प्रकाश के कारण, परावर्तन के कारण, है ना। तो आखिर मेरा चेहरा उसमें कैसे बना, कोई तो रीजन रहा होगा ना। तो क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब भी दो या दो से अधिक, हम बोले कि कम से कम प्रतिबिंब के लिए 2 प्रकाश किरण जरूरी है, ठीक है, जब भी 2 या 2 से अधिक क्या परावर्तित प्रकाश किरणें या अपवर्तित प्रकाश किरणें, मतलब प्रतिबिंब दोनों ही कैसे बनता है, परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी। मतलब जल में मछली भी हमको दिखाई देता है, नहीं सिक्का डाल दीजिए जल में वो भी दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा, है ना। तो प्रतिबिंब परावर्तन में भी बनता है और अपवर्तन में भी बनता है। तो जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें किसके बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, वहां उस वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब निर्धारित होता है। मतलब कि जहाँ पे कट जाएगा स्वतः वो वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ पे नहीं मिलेगा वो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो हम लोग वास्तविक में देख लेते हैं और फिर काल्पनिक में देख लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में कटना जरूरी है और काल्पनिक में कटना जरूरी नहीं है। तो हम समतल का बनाए तो समतल में तो नहीं कट सकता है, मतलब समतल दर्पण में वास्तविक नहीं बन सकता है, उसके लिए हम लोग अलग दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। दर्पण फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बिना दर्पण के हम लोग परावर्तन और प्रतिबिंब को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको दर्पण को पढ़ना होगा, ठीक है। बिना दर्पण के हम लोग प्रतिबिंब को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य अवस्था में हम लोग कितने दर्पणों का प्रयोग करते हैं, 3। नाम बताओ। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल, और तीसरा परवलिक दर्पण। खैर ये आपको 10 में नहीं पढ़ना है, ये 12 से स्टार्ट होता है, लेकिन देख लेंगे हम लोग। इसमें हमको उत्तल और अवतल पढ़ना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग समतल का बात कर लेते हैं। अभी जो प्रतिबिंब बनाए थे इससे पहले वाला वो समतल में ही मेरा बना था। तो समतल दर्पण क्या है, ऐसा होता है ना। इसको खड़ा भी कर सकते हैं किधर भी साइड से। तो ये तो फिक्स है, इसमें कहीं भी कर्वनेस नहीं है, यानी कि इसका रेडियस फिक्स नहीं है, मतलब कि ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अनंत त्रिज्या के एक बड़े समतल दर्पण का
या समतल पृष्ठ का छोटा भाग भी क्या होता है, समतल दर्पण होता है ना। वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। तो हम लोग पहले समतल दर्पण का बात कर लेते हैं। समतल दर्पण कैसा बनाता है, मिला नहीं ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जबरदस्ती हम लोग पीछे मिलाए। देखिए यहाँ पे इमेज बना, तो ये मेरा क्या हो गया, काल्पनिक। ये काल्पनिक, ये काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रूल है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका होता है, ये वस्तु का कैसा काल्पनिक बनाएगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी होगा क्या, इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है वस्तु के बने प्रतिबिंब में पार्श्विक विस्थापन होता है। कैसा, पार्श्विक, लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है। यदि आप इस मिरर को थीटा कोण पे घुमाएंगे, मान लीजिए हम इस को थीटा कोण पे घुमा दिए, ठीक है, आप दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो उसका इमेज जो है वो 2 थीटा एंगल पे घूम जाता है। कितना थीटा पे, 2 थीटा पे घूम जाता है। यदि वस्तु को थीटा कोण पर, वस्तु को थीटा कोण पर घुमाएं, थीटा कोण पर घुमाएं, ये आपको 12 में प्रूफ भी मिलेगा। 12 का क्लास आएगा तो उसमें प्रूफ कर देंगे। ठीक है, घुमाएं तो 12 के क्लास में वीडियो में ये आपको प्रूफ किया हुआ है, देख लेना। ठीक है, घुमाएं तो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक है, और इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है, चौथा प्रॉपर्टी और भी इजी है। यदि 2 दर्पण के बीच में हम किसी वस्तु को निर्भर रखें, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या उनके कोण पर निर्भर करती है। किस पे, कोण पे। कभी आप सैलून में गए हैं, देखते हैं बहुत सारा इमेज वहाँ पे बनता है। ठीक है, पीछे का बाल भी हमको दिखाई देते रहता है ना। तो देखिए वहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालें, यदि सम संख्या में एंगल हो तो 360/थीटा से 90 हो तो 9 के 36 मतलब 4 आपका प्रतिबिंब वहाँ पे दर्पण में बनेगा। यदि 2 दर्पण को हम लोग ऐसे करके रखते हैं तो। और यदि विषम संख्या में हो तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 360/थीटा -1। ठीक है, यहाँ तक आपका नोट्स को क्लियर कर लेना है। हम अगली क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे और इसके भी कुछ पोर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। बंद करो बाबू।